हेलो गाइस, आई एम अनामिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। तो हमारी आज की जो बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसके राइटर हैं जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप सीखेंगे कि हैबिट्स को अपनी लाइफ में कैसे हमेशा के लिए रख सकते हैं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। ऑथर का ये कहना है कि आप मोटिवेट होकर अच्छी आदतों को बना तो लेंगे, लेकिन एक दिन, 2 दिन या कुछ हफ्तों के बाद आप फिर से पुरानी आदतों में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो प्रोसेस पता हो जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैबिट्स को मेंटेन कर सकते हो, तो आप जरूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। इस बुक में हैबिट्स को बनाने के लिए 4 प्रोसेस बताई गई हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो हम आगे चल के इस बुक में ये जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इस बुक में ऑथर ने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ पे पड़ता है। अगर हम अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं या फिर नई आदतें बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेली 1% भी अगर वर्क करते हैं, आगे चल के भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो आदत हम आसानी से डाल सकते हैं और वो ऐसी आदत होगी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस बुक में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हमारी आदत होती है वही हमारा व्यक्तित्व दिखाती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। आदतों की वजह से ही हम पहचाने जाते हैं। तो चलिए मैं इस बुक को शुरू करती हूँ। और हाँ, अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बुक से रिलेटेड पोस्ट करती रहती हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं हम परिचय से। मेरी कहानी। हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने उसे तेजी से घुमाया और वह हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं संभालता उससे पहले ही मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मेरी स्मृति कोई भी नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरी नाक को खराब करके उसे यू के आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग के कुछ नर्म उताऊ मेरी खोपड़ी के भीतर चले गए। एकदम ही मेरे सिर में सूजन आ गई। एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियां टूटी थीं और आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी ओर लोग मदद के लिए भाग रहे हैं। मैंने नीचे देखा तो कपड़ों पर लाल धब्बे देखे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकालकर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। मैं अचंभित और दुविधा में था। मुझे पता नहीं था कि मैं कितने गंभीर रूप से जख्मी था। मेरी टीचर ने अपनी भुजा मेरे कंधों के नीचे रखी और हमने दूर नर्स के रूम तक चलना शुरू कर दिया। पूरे मैदान को पार करके और पहाड़ी के नीचे नर्स के ऑफिस के लिए वापस स्कूल लौटे। अनेक हाथों ने सीधा रखने के लिए मुझे सहारा दिया। हम धीरे धीरे वहां गए। किसी ने महसूस नहीं किया कि हर मिनट कितना कीमती था। जब हम नर्स के कमरे में गए तो नर्स ने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा वर्ष चल रहा है? मेरा जवाब था 1998, जबकि वह वर्ष था 2002 का। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी माँ का क्या नाम है? ओह, मैं अचकचा गया। उसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। पेटी, मैंने सामान्य तरह से कहा, जबकि मैं ये देख नहीं सका कि मुझे अपनी माँ का नाम लेने में ही 10 सेकंड लग गई। यही अंतिम प्रश्न मुझे याद है। मेरा शरीर मांसपेशियों की सूजन झेल नहीं सका। एम्बुलेंस के पहले ही मैं होश खो चुका था। कुछ ही मिनटों बाद मुझे स्कूल से स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मुझे निगलने व सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में सांस बंद हो गई। डॉक्टर ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी। उन लोगों ने यह भी फैसला लिया कि स्थानीय हॉस्पिटल मेरे मामले को देखने के लिए सुयोजित नहीं है और उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सिनसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। मुझे आपातकालीन कक्ष के दरवाजे से निकालकर हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर धकेला तो स्ट्रेचर उबड़ खाबड़ रास्ते पर हिलता डुलता हुआ चलता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सांस को पंप किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास आ गई। मैं बेहोश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेरा हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी ही मुझे हॉस्पिटल में ले गई। मेरे पापा घर आए और उन्होंने मेरी भाई बहन को यह जानकारी दी।
वे जब मेरी बहन को बताने लगे तब उनके आंसू निकल पड़े। वे उस रात मेरी बहन की कक्षा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी से वंचित रह जाएंगे। मेरे भाई बहन को, परिजनों और मित्रों को यह छोड़ने के बाद वे सन सिटी मेरी मम्मी के पास आ गए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे तो 20 डॉक्टर और 10 नर्सें दौड़कर हेलीपैड पर आए और मुझे भीतर ले गए। जब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे के बाद की स्थिति में जकड़ जाता था। मेरी अस्थियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी की स्थिति नहीं थी। मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत के चलते चिकित्सीय परीक्षणों के लिए कोमा में लाते हुए वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरी मम्मी पापा उस हॉस्पिटल से अपरिचित नहीं थे। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था, तब वे इसी इमारत के भूतल पर उसे लाए थे। जब मैं 5 वर्ष का ही था, मेरा भाई 6 माह का ही था। 2.5 वर्ष के केमोथेरेपी के उपचार व मारूदंड बोन मैरो की बायोसेपी के बाद मेरी बहन कैंसर से मुक्त हो गई और हंसते खेलते वहां से निकल गई। 10 वर्ष के सामान्य जीवन के बाद मेरी मम्मी पापा उसी जगह अपने एक और बच्चे को लेकर आ गए थे। जब मैं कोमा में चला गया तब हॉस्पिटल ने एक पादरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मेरे मम्मी पापा की मदद के लिए भेजा। यह वही पादरी था जो 10 वर्ष पूर्व मेरी बहन के भर्ती होने के समय में आया था। दिन ढल कर रात हो चुकी थी। मुझे कई मशीनें जीवित रख रखी थी। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दों पर कुछ पल के लिए सो जाते और थकान के चलते लेट जाते, लेकिन चिंता के मारे फिर उठ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया, यह मेरे जीवन की सबसे खराब रात थी। मेरी सेहत में सुधार, मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले दिन सुबह मेरी सांस लौटी। तब डॉक्टरों ने राहत ली और मुझे कोमा से बाहर निकाल लिया। अतः जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि मेरे सूंघने की शक्ति नहीं रही है। तब एक नर्स ने परीक्षण के दौरान मुझसे कहा कि सेब के रस के बॉक्स में जोर से सूंघिए, ऐसा करने से मेरी गंध लेने की शक्ति लौट आएगी। लेकिन तब सब चकित रह गए कि जैसे ही मैंने सांस लेकर खींची, मेरी आंखों के सॉकेट के फ्रैक्चर में तेजी से हवा पहुंचने से मेरी बाईं आंख बाहर आ गई। आंखों का गोल भाग किसी सॉकेट से फूल कर बाहर आ गया था, जिसे खतरनाक ढंग से पलकों और मेरे मस्तिष्क से जुड़ी ऑर्टिक तंत्रिका ने पकड़ रखा था। तब नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे ही मैं धीरे से सांस छोड़ूंगा तो आंखें वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगी, लेकिन यह कह नहीं सकते कि इसमें कितना समय लग जाएगा। हफ्ते के बाद मेरी शल्य क्रिया होने लगी, जिससे मुझे ठीक होने में कुछ समय और लग जाता। मैं ऐसा लग रहा था मानो बॉक्सिंग के मैच में गलत स्थान पर खड़ा हूँ। हम घर लौट आए और मेरी नाक तब भी टूटी हुई थी। मेरे चेहरे पर करीब आधा दर्जन अस्थियां टूटी थी और बाईं आंख फूली हुई। बाद के महीने बहुत कठिन थे। मुझे लगने लगा था कि मेरे जीवन में सब कुछ थम गया। हफ्तों तक मुझे सब कुछ नहीं दिखाई देता था। मैं सीधे नहीं देख पाता था। 1 माह से अधिक समय लगा, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गईं। मेरे देखने की समस्या को ठीक होने में 8 माह लग गए। तब मैं कार चला सका। शारीरिक उपचार ने मुझे बुनियादी एक्सरसाइज कराई गई, जैसे सीधे लकीर पर चलना। मैं दृढ़ था। मेरी चोट मुझे अवसाद में ना भर दें, लेकिन कुछ पल थे जिसमें मैं निराश होता था, जबकि कुछ में मैं उत्साह से भर जाता था। 1 वर्ष बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा तो यह जानकर मुझे पीड़ा हुई कि कितनी और मेहनत अभी मुझे करनी होगी। यह खेल मेरे जीवन का प्रमुख हिस्सा था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिन के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना था कि मैं इसे पेशेवर तरीके से खेल सकूं। महीनों के पुनर्वास के पश्चात मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की थी, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं थी। जब सीजन शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था जिसे यूनिवर्सिटी की बेसबॉल टीम से हटा दिया गया था। मुझे हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष की टीम के साथ खेलने के लिए जूनियर यूनिवर्सिटी भेजा गया। मैं 4 वर्ष की उम्र से खेल रहा था और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय और प्रयास किसी खेल में लगाया हो, इसे इस तरह से अलग करना अपमानजनक था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब यह हुआ था। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और रेडियो को किसी अच्छे गाने के लिए ट्यून करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। वर्ष भर के अंत संदेह के बाद मैं यूनिवर्सिटी टीम में सीनियर के रूप में शामिल हो गया, लेकिन मैं मैदान में बहुत ही कम जा सका।
कुल मिलाकर हाई स्कूल यूनिवर्सिटी बेसबॉल की मैंने 11 पारियां खेली, जो मुश्किल से किसी एक गेम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। हाई स्कूल के मेरे खराब करियर के बाद मैं यह विश्वास कर रहा था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था यदि हालात सुधारने हैं उसके लिए मुझे ही कोशिश करनी होगी। चोट लगने के 2 वर्ष बाद निर्णायक मोड़ तब आया जब मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में जाने लगा। यह नया आरंभ था। यही वह स्थान था जहां मैंने पहली बार समझा कि छोटी आदतों में कितना विस्मयकारी सामर्थ्य हो रहता है। आदतों के बारे में मैंने कैसे सीखा। डेनिसन यूनिवर्सिटी जाना मेरे जीवन का सर्वोत्तम फैसला था। मुझे बेसबॉल टीम में स्थान मिला। हालांकि मैं सबसे नीचे रोस्टर में फ्रेशमैन के रूप में था, तो भी रोमांचित था। हाई स्कूल के मेरे वर्षों में उथल पुथल के बावजूद मैं कॉलेज में एथलीट बन गया था। बेसबॉल टीम में मेरी जल्द शुरुआत होने वाली थी, तो मैंने जीवन को विस्थापित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे मित्र देर रात तक जगते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। मैंने रात को जल्दी सोने की आदत बना ली। कॉलेज छात्रावास की अस्त व्यस्त दुनिया में मैं अपने कमरे को साफ सुथरा और विस्थापित रखता था। ये छोटे सुधार थे, लेकिन इन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। मैं दोबारा आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा। यह बढ़ता आत्मविश्वास मेरी क्लास में भी देखा। मेरे अध्ययन की आदतें सुधर गईं और फर्स्ट ईयर में मुझे लगातार ए ग्रेड्स मिली। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से प्रदर्शित होती है। ज़्यादातर मामलों में यह स्वतः ही होता है। जैसे जैसे मैं हर सेमेस्टर पास करता गया, वैसे वैसे मैं छोटी छोटी आदतों को निरंतर जोड़ता गया। यह आदतें अतः मुझे ऐसे परिणाम की ओर ले गईं जो उस समय अल्पकालीन था जब मैंने शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए, जीवन में पहली बार मैंने हर हफ्ते कई दफ़ा लाइट वेट लिफ्टिंग करने को अपनी आदत में शामिल कर लिया। बाद के वर्षों में यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मेरी 6 फीट इंच की काया 170 पाउंड से बढ़कर 200 पाउंड की हो गई। जब द्वितीय वर्ष के सत्र की शुरुआत हुई तो मुझे एक भूमिका पिचिंग स्टाफ में मिल गई। जूनियर रहते हुए मैं टीम कैप्टन बन गया था और सीजन पूरा होने पर मैं ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन मेरे सीनियर सीजन खत्म होने तक मैंने सोने, अध्ययन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत ने मुझे वास्तव में सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया। जब मुझे हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल में ले जाया गया और मैं कोमा में रखा गया, उस घटना के 6 वर्ष बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी में शीर्ष पुरुष एथलीट बन चुका और मेरा नाम एशियन एकेडमिक ऑफ अमेरिका टीम में था। पूरे देश में यह सम्मान मात्र 33 खिलाड़ियों को दिया जाता था। तब मैं एक ग्रेजुएट था। तब मेरा नाम स्कूल के रिकॉर्ड बुक्स में 8 श्रेणियों में दर्ज किया जा चुका था। इसी वर्ष मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। सुनने में यदि यह आपको डींगे मारने जैसा लगता होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। सच कहूँ तो मैं मेरे खेल करियर में ऐसा कुछ उल्लेखनीय ऐतिहासिक नहीं था। पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मैं खेल नहीं पाया। हालांकि उन वर्षों में मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ ऐसा अर्जित कर लिया था जो दुर्लभ था। मैंने अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया और मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक में जो विचार वे क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने में आपकी मदद भी करेंगे। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। चोट लगना मेरे जीवन की चुनौतियों में से एक था, लेकिन उसके अनुभव ने मुझे एक अहम पाठ सिखा दिया। पहले जो बदलाव छोटे छोटे और कम महत्व के लगते हैं, उन्हें वर्षों करते रहने पर वे जुड़कर उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। हम सभी नुकसान झेलते हैं, लेकिन लंबी अवधि में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्हीं आदतों से आप वही परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेहतर आदतों से कुछ भी संभव है। हो सकता है कुछ लोग रातों रात आश्चर्यजनक सफलता पा लेते हों। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। मैं भी उनमें से नहीं हूँ। कोमा से लेकर एकेडमिक ऑफ अमेरिकन तक मेरी यात्रा में एक ही नहीं, अनेक अहम क्षण थे। विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। छोटी छोटी जीतों और छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला चलना। मैंने प्रगति का एक ही मार्ग अपनाया और वह था छोटे छोटे से शुरू करना। कुछ वर्षों बाद जब मैंने अपना खुद का कारोबार शुरू किया, तब वह उसके बाद और उस पुस्तक के लेखन में भी मैंने यही रणनीति अपनाई। कैसे और क्यों मैंने यह पुस्तक लिखी। मैंने अपने आलेखन नवंबर 2012 में
jamesclear.com पर लिखना आरंभ किया। कई वर्षों तक मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के नोट्स बनाकर रखने की आदत बनाई रखी और तब मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने को तैयार था। हर सोमवार और गुरुवार को मैं नया आलेख लिखता था। कुछ ही महीनों में लिखने की यह आसान आदत मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर दे गई और 2013 के अंत तक संख्या 30,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। मेरी ईमेल लिस्ट 2014 में 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गई थी। इंटरनेट पर यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटर की सूची में शुमार हो गया। 2 वर्षों पूर्व होने पे मैंने लिखना शुरू किया था। तब मुझे पगडंडी जैसा अनुभव हो रहा था, लेकिन अब मैं आदतों का विशेषज्ञ बनता जा रहा था। यह एक नया तमागा था जो मुझे उत्साहित कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं असहज भी अनुभव कर रहा था। मैंने कभी खुद को इस विषय का महारथी नहीं माना, बल्कि ऐसा व्यक्ति माना जो अपने पाठकों के साथ साथ ही प्रयोग कर रहा है। मेरे सब्सक्राइबर जब 2015 में 2 लाख तक पहुंच गए तो मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस में इस पुस्तक को लिखने का करार किया जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही मेरे पाठक बढ़ गए वैसे ही मेरे कारोबार के अवसर भी बढ़ गए। मुझे शीर्ष कंपनियों में आदत बनाने के विज्ञान, व्यवहार में बदलाव और सत्य सुधार के बारे में बोलने के लिए खूब बुलाया जाने लगा। अमेरिका और यूरोप में कई सम्मेलनों में मैंने मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण दिए। 2016 से आलेख बढ़े, टाइम्स, एंटरप्रेन्योर्स और फोर्ब्स में नियमित रूप से आने लगे। आश्चर्यजनक रूप से इस वर्ष मेरे लेख 80 लाख लोगों ने पढ़े। मेरे कार्यों के बारे में NFL, NBA, MLB की टीमों के कोच पढ़ने लगे और अपनी अपनी टीमों के साथ इसे बांटने लगे। 2017 में मैंने हैबिट्स एकेडमी को शुरू किया। ये उन संगठनों और लोगों के लिए परीक्षण का प्रमुख मंच बन गई जो बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखते हैं। 500 कंपनियों और तेजी से बढ़ रहे स्टार्स ऐप ने अपने अधिकारियों और स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए यह भेजना शुरू किया। कुल 10 लाख लीडर्स, मैनेजरों, कोचों और शिक्षकों ने हैबिट्स एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। उनके साथ मेरे कार्य अनुभव ने मुझे अविश्वसनीय रूप से यह सिखा दिया कि वास्तविक दुनिया में आदतें कम करें जिसके लिए किन किन बातों की जरूरत होगी। जब यह पुस्तक 2018 में खत्म हो गई तो jamesclear.com पर हर माह लाखों की तादाद में विजिटर्स आ रहे थे। लगभग 500,000 मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर चुके थे। यह संख्या मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा संभव है। यह पुस्तक आपको कैसे फ़ायदा देगी, तो चलिए जानते हैं। उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत ने कहा है, कोई महान पुस्तक लिखने से पहले आपको खुद पुस्तक बनना पड़ता है। मैंने उन विचारों को जाना जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। चोट से बाहर निकलने के लिए मुझे छोटी आदतों पर आश्रित होना पड़ेगा ताकि जिम में मौजूद हो सकूं। मैं मैदान में अच्छे स्तर पर प्रदर्शन कर सकूं, लेखन कार्य पर कर सकूं, एक सफल कारोबार चलाऊं और सहजता से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सकूं। छोटी आदतों ने ना मेरी क्षमताओं को उखेरा और चूंकि आपने यह पुस्तक हाथ में ली है, इसके लिए मेरे अनुमान है कि आप भी अपने भीतर निहित क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहेंगे। बाद के पेजों में हर पायदान पर आपको बेहतर आदतें बनाने की योजना बताऊंगा। कुछ दिन या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए। विज्ञान, उद्यमी इन सब बातों को सही मानते हैं जो मैंने लिखी हैं, लेकिन फिर भी यह मात्र अकादमिक शोध पत्र नहीं है। यह काम में लागू होने वाला उपयोगी लेखन है। आदतों को कैसे बनाना है और कैसे बदलना है उसके बारे में आपको व्यवहारिक सलाह दी गई है। मैंने इसके पीछे का विज्ञान भी इस तरीके से समझाया है जिससे समझना और अपनाना आसान है। मैंने जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और कई अन्य, ये क्षेत्र कई वर्षों से हमसे करीब से जुड़े हैं। मैंने आपको उन उत्कृष्ट लोगों के विचारों का संकलन दिया है जो लंबे समय से इन पर काम कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक द्वारा हाल ही की गई नई खोजों को भी बताया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा योगदान ऐसे विचारों का पता लगाना है
जो सबसे ज़्यादा महत्व के हों और उनसे इस तरीके से जुड़ा जा सके जो अत्यंत ही सरल हो। इन पन्नों में आपको जो भी अच्छा लगे तो उसका श्रेय आप उन विशेषज्ञों को दे सकते हैं जिन्होंने मुझसे पहले काम किया है। अगर कोई मूर्खतापूर्ण बात लगे तो यह मेरी ओर से गलती मानिएगा। इस पुस्तक की रीढ़ 4 कदमों की आदतें हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। वही व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियम हैं जो इन 4 कदमों से निकलते हैं। साइकोलॉजी की पृष्ठभूमि वाले पाठक इन शब्दावलियों को ऑपरेट कंडीशन से जान सकते हैं, जिसे सबसे पहले 1930 के दशक में B.F. सिग्नर ने उद्दीपन, प्रतिसाद और पुरस्कार के तौर पर प्रतिपादित किया था। संकेत, रूटीन और पुरस्कार के रूप में ये चार्ल्स डुहिग की हाल में लिखी पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में चर्चित है। व्यवहार के मनोवैज्ञानिक के सिग्नर जैसे वैज्ञानिकों ने समझ लिया था कि यदि आप सही तरह से पुरस्कार और दंड देते हैं तो आपको लोगों से किसी खास शैली में काम कर सकते हैं। लेकिन सिग्नर के मॉडल ने यह बेहतर तरह से समझाया है कि बाहरी उकसावे किस तरह से आदतों को प्रभावित करते हैं। हालांकि हम में से ये अच्छा विवरण नहीं है कि किस तरह हमारे विचार, आभास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भीतर की अवस्थाएं जैसे हमारा मूड और भावनाएं अहम है। हाल के दशकों में वैज्ञानिक ने हमारे विचार, आभास और व्यवहार के बीच संबंध को तय करना प्रारंभ किया। यह शोध भी उन पेजों में शामिल कर लिया जाएगा। मैं जो ढांचा कुल मिलाकर पेश कर रहा हूँ वे संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का एकीकृत मॉडल है। मैं मानता हूँ कि यह मानवीय व्यवहार के पहले मॉडलों में से एक है जो सटीक तरीके से बाहरी उकसावे और आंतरिक भावनाओं की हमारी आदतों पर पकड़ने वाले प्रभाव को बताता है। जहाँ कुछ भाषा आप समझते होंगे, वही मुझे विश्वास है कि आपको व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का वर्णन और उनके अनुप्रयोग से आदतों के बारे में सोचने का नया मार्ग मिलेगा। मानवीय व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, हर स्थिति में, हर पल में, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो बदलता नहीं है। यह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों के बारे में। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर आप वर्षों तक चल सकते हैं। इन विचारों से आप कारोबार, परिवार और जीवन खड़ा कर सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने का कोई एक मार्ग नहीं है, लेकिन यह पुस्तक आपको वह सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रही है जो मैं जानता हूँ। एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी रहेगा, जिससे यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू करना है या आप क्या बदलना चाहते हैं। मैंने जो तरीके अपनाए वे सभी के लिए प्रासंगिक हैं जो हर पायदान पर सुधार चाहते हैं, फिर भले ही उनके लक्ष्य सेहत, पैसा, उत्पादकता, संबंधों या उन सभी पर केंद्रित हो। जब तक मानव व्यवहार का प्रश्न है तब तक यह पुस्तक आपका मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, मूल सिद्धांत। क्यों छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं। छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव बेल्सफोर्ड को रख लिया था। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्ष से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्षक साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट जाएगी। बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे उस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस पर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। बेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल
चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखें तो देखेंगे और फिर उनमें से 1% सुधार भी करेंगे, तो जब आप संग्रह रूप से उसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्सवार्डर और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन करवाया ताकि ये अधिक सुविधाजनक हो सके और टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सकें। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों में तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यहाँ जांच के प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती है उसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है। वे विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और ऑटो रोड में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्सवार्डर और उनकी टीम ने अनदेखे और अनुपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयोग किया। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। उसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच सकें। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रैक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयार की गई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रेल्सवार्डर के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिल टीम का 2008 में बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उनसे सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड कमाए। उसी वर्ष ब्रैडली विल्सन पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। पहले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती थी। 2015, 16 और 17 में भी वही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मरमता टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की थी। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच में 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसी मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो सकती है जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते थे, उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकमात्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से यह नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं? तो चलिए जानते हैं। दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आंकलन बड़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को अपना समझना बहुत ही आसान है। यही नहीं मानते कि बड़ी सफलता से ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वह वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाने का, पुस्तक लिखने का या चैंपियनशिप जीतने के या किसी मकसद को प्राप्त करने का। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार कोई भी मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूर्व 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप 0 के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, यह एकमात्र होकर
कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है ना, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हों, लेकिन कई महीने और सालों बाद उनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या हैं और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रोज 1 घंटा मैंडरिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट जाते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आप अपने सेहत को लाभ ना पहुंचाने वाला भोजन खाएंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में 1 दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती करते हैं और छोटी छोटी गलती दोहराते चलते हैं और साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। यह कई गलतियों का संचलन होता है। 1% गिरावट के ही कारण बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। जरा सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट एल एक्सिस से चलते हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो न्यूयॉर्क पार की बजाय आप वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान ना जाता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अतः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर रखेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों को मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर या 1% बेहतर उस पल भले ही उल्लेखनीय ना लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है कि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते हैं। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है। जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल हैं या असफल हैं, लेकिन फ़र्क उससे पड़ता है कि आप आपकी आदतों आपकी सफलता के मार्ग पर ढाल रही है या नहीं। आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान नतीजों की बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं हैं तो अतः अच्छा नहीं रहेगा। उसके विपरीत आप हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदत ही आपके वजन का निर्धारण करती है। आपकी सीखने की आदत का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वह आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचेंगे तो आपको छोटे फायदे और छोटे नुकसानों दोनों का एक वक्र बनना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर महीने की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तक पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका जीवन अपने आप बदल देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देंगी, खराब आदतें समय को आपका दुश्मन बना देंगी।
आदतें दो धारी तलवार हैं। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। इसलिए उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार कैसे उन्हें बनाया जाए, ताकि आप इस दो धारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में होती कैसी है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री। बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। आपकी आदतें आपके लिए संयोजित हो सकती हैं या फिर विरोध में खड़ी हो सकती हैं। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभव तैयार करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग को पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर लेते और नए स्तर पर नहीं लाते। किसी अनुसाधन या तलाश के आरंभ और मध्य के भीतर अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधे रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले ही दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव आप प्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी संयोजक प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। यह मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजे नहीं मिलते, तो वे उसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़ता हूँ, तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा? जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों के लिए दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए आदतों को बना तो लेंगे, लेकिन पठार को पार कर सके। इसे में अंतर्निहित संभावना पुरानी आदतों में वापस आ जाएंगे। यदि आप लेकिन अगर आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जरूर अपनी सुधरने की क्षमता को इस बुक में हैबिट्स को बनाने इस कारण से प्रोसेस बताई गई है। अब तक अन्य संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए। कड़े परिश्रम के बाद ये चीजें कैसे काम ना करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब ना पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया छोटी छोटी चीजें करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा वह जमा होते जा रहा है। जो भी सुधारना चाहते हैं या फिर नई आदतें बनाना चाहते हैं, जब आप अन्य संभावनाओं के पठार भी अगर पार कर लेते हैं, तो लोग उसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जो आप सफलता प्राप्त करते हैं। वह प्रक्रिया नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप छलांग ले सके हैं। जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूवर्गीय दबाव के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रखकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती है और वे जैसे वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक मैं संभालता एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। टक्कर के क्षणों को महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। इतनी तेजी से मेरे इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीच का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है, जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं
कभी मेरे सिर में सूजन आ गई, तोड़ने वाले एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक हथौड़े चलाता है। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसे दरार नहीं पाते थे। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये दो टुकड़े में बांट देते हैं, जो मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये अंतिम हथौड़ा नहीं होता जिसने इसे तोड़ा है, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर होता है। प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम पर हम वास्तविक मूल समझ पाते हैं। ये निराशा की घाटी बना देते हैं जहाँ लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि यह काम व्यर्थ नहीं जाता, यह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयोगों का पूर्ण मूल्य काफी समय बाद प्राप्त होता है। हर मिनट सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती हैं। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय करता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जमाता है और शाखाएं निकालने लगती हैं। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सामान्य तरह से को उपजाने के समान है। लेकिन यह इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के कटार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों बाद मुझे अवंतित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के सम्राट धीरे धीरे काम का आनंद लेने देते हैं। मुझे लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। कुछ ही देर में सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, इससे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य के निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिससे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल के ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना है। लगभग हर चीज का लेना देना उन अवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। अवस्थाएं और लक्ष्य के बीच क्या फर्क है, ये एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्टॉर्क एंडम से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यथाएं की प्रक्रिया है जो आपको नतीजे की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है। अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था, प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होंगे। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपयोगों से कैसे निपटते, गुरु से फीडबैक लेने के लिए प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न है, यदि आप अपने लक्ष्य की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? यदि आप बास्केटबॉल के कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लिए लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इसी जगह पर ध्यान देते हैं कि टीम का हर दिन किस तरह से अभ्यास में चला गया तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिशिंग करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोर बोर्ड की ओर देखते हुए समय में खेल पूरा करना ढलकर रात हो सकता है। मुझे कई मशीनें जीवित बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। कुछ पल के लिए सो जाते और थकान के चलते लेट जाते, के शब्दों में के मारे स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। मेरी मम्मी यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल
पर ईश्वर की कृपा पर ज्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार की चीज है? बिल्कुल मुझे कॉमा से लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं प्रगति के लिए कि मेरे सूंघने की शक्ति नहीं। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती हैं जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने का पर्याप्त समय नहीं देते। तो चलिए तब सब चकित रह समस्या क्या है। जैसे ही मैंने सांस लेकर जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान तेजी से हवा लक्ष्य निर्धारित करना वास्तविक बचे रहने के पूर्वग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है और उन पर ध्यान देते हैं जिससे खतरनाक ढंग से पलकों और मेरे बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि मैं नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे ही मैं धीरे से सांस छोड़ूंगा तो नजरअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही कह नहीं सकते कि इसमें सफल नहीं हो जाएगा। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेता को हारने वाले से अलग घर लौट आए और मेरी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइक्लिस्ट पर करीब शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कई अन्य प्रोफेशनल जीवन में सब यह एक लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे-छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। दूसरी समस्या, लक्ष्य प्राप्त करना शारीरिक परिवर्तन मात्र होने में 8 माह लग गए। आपका कमरा अस्त व्यस्त है, शारीरिक उपचार ने मुझे बुनियादी लक्ष्य एक्सरसाइज कराई गई, जैसे भरकर वह करेंगे तो अभी भी वह साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ है तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और के मैदान पर लौट करने लगेंगे। जानकर मुझे बार-बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्थाओं को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। माइनर लीग लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव तरीके से सुधार के बारे में यह सर्जन ज्ञान के विपरीत है। हम सबसे अधिक कि हमें अपने नतीजे बदलने की जरूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में सीजन शुरू हुआ तो मैं यह प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण बेसबॉल टीम से हटा परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह स्थायी रूप से हो जाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना तो 4 वर्ष की व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करना व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय और प्रयास किसी खेल में लगाया, परिणाम खुद इसे इस तरह से अलग समस्या अपमानजनक लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। अच्छी तरह याद किसी लक्ष्य के बारे में मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और रेडियो को किसी अच्छे गाने के लिए ट्यून करने लगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि यूनिवर्सिटी टीम में सीनियर के रूप में शामिल नहीं मनाएंगे। लेकिन मैं मैदान इस झंझट में इतनी बार उलझा हूँ कि संख्या मुझे पता नहीं। की मैंने मेरे भविष्य की बात जो मुश्किल से किसी एक गेम से थोड़ी सी वचन देता था। स्कूल के मेरे खराब करियर के बाद मैं मांसपेशियों और बना कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था यदि हालात तो अतः मुझे आराम उसके लिए मुझे यही कोशिश लक्ष्य या तो चोट लगने के 2 वर्ष बाद निर्णायक मोड़ तब आया जब मैं डेलिसन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में जाने लगा। ये नया और निराश हो जाते हैं। यही वह स्थान था जहाँ मैंने पहली बार खुशी की समझा की छोटी आदतों में कितना विस्तारी सामर्थ्य नहीं है कि वास्तविक आदतों के बारे में मैंने कैसे सीखा। डेलिसन यूनिवर्सिटी जाना मेरे जीवन का सर्वोत्तम फैसला था। मुझे बेसबॉल टीम में एक स्थान मिला, हालांकि मैं सबसे नीचे रोस्टर में फ्रेशमैन के रूप में था तो भी रोमांचित था। हाई स्कूल के मेरे वर्षों में उथल पुथल के बावजूद मैं कॉलेज में एथलीट बन गया था। बेसबॉल टीम में मेरी जब आप उत्पादकता से ज्यादा वाली थी तो मैंने जीवन को विस्थापित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अनुमति नहीं देर रात तक जगते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे क्योंकि मैंने रात को जल्दी सोने की आदत बना रही है। कॉलेज छात्रावास की अस्त व्यस्त दुनिया में मैं सफल हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है उसी में सफलता छोटे सुधार थे, लेकिन इन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। लक्ष्य मैं दोबारा आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा। यह बढ़ता आत्मविश्वास मेरी क्लास में भी देखा। मेरे अध्ययन की आदतें सुधर गईं और
टीचिंग लाइन को पार कर लेते हैं, वे परीक्षण रोक देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती। जब नियमित रूप से सारा परिश्रम किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है, तो उसके प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है? उसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना नहीं होता, परंतु व्यवस्थाओं या प्रणाली बनाने का एक मकसद जीवन में पहली बार मैंने हर हफ्ते वास्तविक लंबी सोच, लक्ष्य विहीन सोच होती है। अपनी आदत में शामिल कर लिया। बाद के वर्षों में यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मेरी 6 फीट परिशोधन का काया 170 पाउंड से निश्चित रूप से ये 200 पाउंड प्रक्रिया को लेकर जब द्वितीय वर्ष के सत्र की शुरुआत हुई तो मुझे एक भूमिका छोटी-छोटी आदतों में मिल गई। जूनियर रहते हुए मैं टीम कैप्टन बदलने में परेशानी पूरा होने पर मैं ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया, लेकिन मेरे सीनियर सीजन खत्म होने तक मैंने सोने अध्ययन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत बल्कि इसलिए मुझे वास्तव में सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया। जब मुझे हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल में ले जाया गया और मैं कोमा में रखा गया, उस घटना के 6 वर्ष बाद की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक मेरा नाम एशियन विषयों में से एक है। अमेरिका टीम में के पूरे देश में यह सम्मान मात्र, लेकिन खिलाड़ियों को समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव है, मामूली लाभ है, 1% सुधार है। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें ही नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती हैं। जैसे छोटे-छोटे अवगुणों तो मुझे उम्मीद है कि वैसे ही छोटी-छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजे के परिणाम करियर में ऐसा आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती हैं। पेशेवर खिलाड़ी के इकाई के रूप में होती हैं जो समग्र सुधार में सहयोग देती हैं। पहले ये छोटी आदतें ज्यादा महत्व की नहीं लगती, लेकिन जैसे ये एक के बाद एक बढ़ती हैं तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों विकसित करने में आपकी मदद भी करेंगे। मुहावरे का सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। रूटीन को लगना मेरे जीवन की चुनौतियों में से एक और करने में आसान होता है, बल्कि ये अतुल्य शक्ति का स्रोत भी होता है। पहले जो बदलाव छोटे-छोटे और कम महत्व के लगते हैं, उन्हें वर्षों करते रहने पर वे जुड़कर उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। ऐसा सभी नुकसान की बुरी आदतों, लेकिन लंबी अवधि में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्हीं आदतों से आप वही परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेहतर आदतों से अगले वर्ष भी संभव है। हो सकता है कुछ लोग रातों रात आश्चर्यजनक सफलता पा लेते हैं, जो अभी भी मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। मैं भी उनमें से नहीं। अचानक कॉमा से लेकर एकेडमिक ऑफ अमेरिकन तक मेरी यात्रा में बनाए रखना कठिन अहम क्षण थे। शारीरिक अभ्यास बहुत धीरे-धीरे हुआ। छोटी-छोटी जैसी छोटी-छोटी महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला चलना। मैंने प्रगति का एक ही मार्ग अपनाया और वह लगने छोटे-छोटे से शुरू करना। कुछ वर्षों बाद जब मैंने अपना खुद का कारोबार शुरू किया, तब वह उसके बाद और उस पुस्तक के लेखन में भी मैंने यही रणनीति अपनाई। कैसे और क्यों मैंने यह पुस्तक लिखी? मैंने अपने आलेखन नवंबर 2012 में jamesclear.com पर लिखना आरंभ किया। कई वर्षों तक मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के नोट्स बनाकर रखने की आदत बनाई रखते हैं, और तब मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने को तैयार था। हर सोमवार और गुरुवार को मैं नया आलेख लिखता था। कुछ ही महीनों में लिखने की यह आसान आदत मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर दे गई और 2013 के अंत तक संख्या 30,000 से ज्यादा हो चुकी थी। मेरी ईमेल लिस्ट 2014 में 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गई थी। इंटरनेट पर यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटर की सूची में इसका शुमार हो गया। परिणाम 2 वर्षों पूर्व होने पे मैंने लिखना शुरू किया था। तब मुझे पगडंडी जैसा अनुभव हो रहा था, लेकिन परिवर्तन के इस स्तर से ही बनता जा रहा था। दूसरी परत नया तमागा था जो मुझे उत्साहित कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं प्रणालियों बदलने से अनुभव कर रहा था। मैंने कभी रूटीन को इस विषय का महारथी नहीं माना, साफ करना बल्कि ऐसा व्यक्ति माना जो अपने पाठकों के साथ विकसित करना जो ज्यादातर आदतें आप मेरे सब्सक्राइबर जब 2015 में 2 लाख तक पहुंच गए, तो मैंने सबसे गहरी परत रेंडम हाउस में इस पुस्तक को लिखने का करार किया, बदलने से संबंधित होती हैं। जैसे ही मेरे पाठक बढ़ गए, वैसे ही मेरे कारोबार के अवसर दूसरों को देखने का तरीका, अधिकांश में आदत बनाने के पूर्व
इसी स्तर से संबंधित होते हैं। सत्य सुधार के बारे में बोलने के लिए खूब बुलाया जाने लगा। अमेरिका और यूरोप में कई सम्मेलनों में आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब 1% सुधारने की प्रणाली विकसित करने की बात आती है तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर नियमित रूप से आने लगे बेहतर है, यह बदतर है। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव करने लगे और अपनी टीमों के साथ इसे बांटने लगे। 2017 में मैंने हैबिट्स आधारित आदतों का मार्ग उन संगठनों और लोगों के लिए विकल्प परीक्षण का प्रमुख मंच बन गई जो बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखते हैं। 500 कंपनियां और तेजी से बढ़ रहे स्टार्स ऐप ने अपनी अधिकारियों को सिगरेट पीने का ट्रेनिंग के लिए यह भेजना सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है नहीं धन्यवाद, और शिक्षकों ने हैबिट्स अकेडमी से ग्रेजुएशन किया। यह उनके साथ मेरे कार्य अनुभव ने मुझे अब भी यह मानता है कि वे सिगरेट पीने वाले वास्तविक दुनिया में और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। किन किन बातों की जरूरत है उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। तो दूसरे व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। मेरी उम्मीद से सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं की जा सकती। और निवेशक ज्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो वो पहचान बदलने के बारे में सोचते ही नहीं। वे सिर्फ यह सोचते हैं मैं स्किनी होना चाहता हूँ और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं स्किनी हो जाऊंगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित कर लेते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं उस नजरिए को वे नहीं बदलते और ना ही उस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्य के पीछे अपने धारणाओं का एक निहित क्षमता को लोकतंत्र की प्रणाली आजादी बहुमत या शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर आदतें बनाने की योजना बताऊंगा। की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी के लिए जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। सही लोकतंत्र में आप कई तरीकों से सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट शोध पत्र इस तरह के बदलाव में लागू होने वाले उपयोगी ले जा सकती। आदतों को कैसे बनाना है और कैसे बदलना है उसके बारे में आपको व्यवहारिक सलाह कुछ तरह की धारणाओं में इसके पीछे का विज्ञान किन्हीं इस तरीके से समझाया है जिससे समझना और लेकिन इस तरह का पैटर्न मैंने जिन क्षेत्रों का वर्णन और अनुमानों के बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और इसमें निहित ये क्षेत्र कई वर्षों से हमसे करीब से जुड़े हैं। मैंने आपको उन उत्कृष्ट लोगों के विचारों का संकलन दिया है जो लंबे समय से इन पर काम कर रहे हैं। उन लोगों में वैज्ञानिक द्वारा कमाने से अधिक खर्च करते हैं तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्ति होते रहेंगे। पता लगाना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा महत्व के हो और प्राथमिकता देते रहेंगे तो जुड़ा जा सके जो अत्यंत सरल आप आराम करते रहेंगे। यदि आप जो भी अच्छा लगे पुरानी धारणा को नहीं बदल विशेषज्ञों को दे सकते हैं जिन्होंने मुझसे पहले काम किया है। अगर कोई मूर्खतापूर्ण बात लगे तो यह मेरी ओर से गलती मानिएगा। वॉल्टर क्लोराडो की उद्यमी ब्रायन क्लर्क की आदतें हैं संकेत उत्तम उदाहरण मानी जाती है। वायलन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे परिवर्तन मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है जब से निकलते हैं तब घबराहट में नाखून चबाने वाले आदत की शब्दावलियों को बड़े होने कंडीशन से जान सकते हैं जिससे सबसे पहले उनमें सोचा के दशक में नाखून नहीं चबाना जब तक वे उद्दीपन प्रतिसाद और पुरस्कार के तौर पर प्रतिपादित किया था। संकेत ने कुछ चमत्कारी किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार हाल में लिखी पुस्तक मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखूनों के लिए पैसे देना शुरू कर दिया तो मैं जैसे वैज्ञानिकों ने समझ लिया था कि यदि आप सही तरह से पुरस्कार और दंड देते हैं तो आपको लोगों से किसी खास शैली में काम कर सकते हैं। लेकिन सिग्नर के मॉडल ने यह बेहतर तरह से समझाया है कि बाहरी उत्सावे किस तरह से आदतों को प्रभावित करते हैं। हालांकि हमें से ये अच्छा विवरण नहीं है कि किस तरह हमारे विचार, आभास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भीतर की अवस्थाएं जैसा हमारा मूड और भावनाएं अहम है। हाल के दशकों में वैज्ञानिक ने हमारे विचार, आभास और व्यवहार के बीच संबंध को तय करना प्रारंभ किया। यह पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतरी ढांचा कुल मिलाकर पेश कर रहा हूँ। एक संज्ञानात्मक और
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का एकीकृत मॉडल है। मैं मानता हूँ कि ये मानवीय व्यवहार के पहले मॉडलों में से एक है, जो सटीक तरीके से बाहरी, उकसावे और आंतरिक भावनाओं की हमारी आदतों पर पकड़ने वाले प्रभाव को बताता है। जहाँ कुछ भाषा आप समझते होंगे, वही मुझे विश्वास है कि आपको व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का वर्णन और उनके अनुप्रयोग से आदतों के बारे में सोचने का नया मार्ग मिलेगा। मानवीय व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, हर स्थिति में, हर पल में, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो बदलता नहीं है। यह मानव व्यवहार की मूल सिद्धांतों के बारे में। ये ऐसे सिद्धांत जिन पर आप वर्षों तक चल सकते हैं। इन विचारों से आप कारोबार, परिवार और जीवन खड़ा कर सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने का कोई एक मार्ग नहीं है, लेकिन यह पुस्तक आपको की शुरुआत सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रही है जो मैं जानता हूँ। एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी रहेगा, जिससे यह फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को जिम जाने का एक या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की जो धारणा को नहीं बदलते तो आप लंबे समय तक उनके लक्ष्य पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक स्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बनते जो आपका प्रश्न। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। चलिए लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। क्यों छोटे बदलाव सीखने का नहीं, लक्ष्य छोटी आदतों बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा उस पर निर्भर करती है कि आप उसे सहजता के साथ करते हैं या बिना सहजता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने के अधिक इच्छुक होंगे जो कहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल जीत हासिल नहीं की थी, उसे कभी भी परीक्षण देने के लिए समझाने की जरूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों साइकिल हो जाते हैं तो आपको व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। यदि अन्य प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी आदत बनाने के सभी पहलुओं की तरह यह भी बिक्री घट जाएगी। तलवार है। जब को ब्रिटिश साइकिल काम करती है तो पहचान लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपसे अलग करती थी, वे उस रणनीति को छोटी-छोटी जीतें फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो समर्पित करना आसान हो जाता है ताकि आप सुधार की तलाश करते असर डाल सकें। कई लोग संज्ञानात्मक इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल पहचान से जुड़े मायनों का प्रयास किया जा रहा है, उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखें तो देखेंगे और फिर उनमें से 1% सुधार भी करेंगे। तो जब आप संग्रह रूप से उसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्स फॉर्डर और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम स्वयं से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन करवाया ताकि ये अधिक सुविधाजनक हो सके। कुछ समय पैरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सकें। उन्होंने साइकिल चालकों से बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक पेशियों में तापमान आदर्श व्यवहार करना आपकी बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यहाँ जांच के प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल सुरंग जिसमें लगातार हवा बदल पाना उसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है। वे विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और ऑटो रोड में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया जो हल्के और ज्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्स फॉर्डर और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयोग किया। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। उसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच सके। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रैक भी भीतर से सफेद रंग से पेंट कर दिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आते थे। जबकि उसके कारण अच्छे से बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों
अन्य छोटे-छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आए। यदि आप कोई धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नजरिया आपके संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिल टीम का 2008 में बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उनसे सड़क की पहचान के लिए नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड कमाए। उसी वर्ष ब्रैडली विंसन पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने धारणाओं के साथ पैदा में जीत दर्ज की। मान्यता जो पहले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथ के आधार पर फ्रूम ने यह रेस जीती थी। 2015, 16 और 17 में भी अपनी पहचान को 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने वही आपकी आदत है। जब आप फ्रांस में जीत दर्ज हर दिन लगाते हैं तो साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच में लिखते हैं तो आप रचनात्मक विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीत खिलाड़ी के रूप में पहचान 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल दोहराते जाएंगे। साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा से संबंधित अपनी पहचान से सुदृढ़ करते जाएंगे। कैसे समाज में आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो सकती है। जो शब्द आइडेंटिटी पर इतने मामूली लगते थे आइडेंटिटी मूल वक्त बहुत के होने का अंतर पड़ सकता है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास नतीजे दे सकते हैं। यदि आप 20 वर्ष से यह नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, धार्मिक होने की छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आप किसी निर्णायक क्षण की महत्व पढ़ने वाले हैं। आंकलन बड़ा चढ़ाकर करना और छोटे-छोटे सुधारों जिम जाते हैं अपना समझना बहुत ही आसान है। यही नहीं मानते कि बड़ी सफलता से ज्यादा प्रयास जरूरी है। आपके पास आपकी धारणाओं के होने का उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास कर पाएंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखक का करियर शुरू किया तो पहले के कुछ वर्षों तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित करता था। छोटा सुधार समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो अपनी आदतों से लेखक बन सकता। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं बल्कि उनकी आवृत्ति से तो आप शून्य के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीवन का हर अनुभव आपकी छवि से यह एकमात्र होकर ऐसा भी नहीं है कि आपने एक आदतें आत्म-सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगेंगे। कई आपने एक चित्र बनाया तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को बार-बार दोहराते हैं तो मामूली बदलाव के रूप में दिखती हो और लेकिन कई महीने और सालों बाद शुरू उनका प्रभाव जबरदस्त अनुभव का प्रभाव आप धुंधला जाता है। लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है तो आपको इसका मतलब है कि आपकी पहचान बनने में आपकी आदतें और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी इस तरह से कह जीवन में प्रतिदिन आप इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं का क्रमिक विकास होता है इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप थोड़ा भी पैसा बचाते हैं नहीं कर सकते कि हम नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे हम थोड़ा बेडोल ही रहेंगे। यदि आप हर रोज 1 घंटा मेडिटेशन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते। क्रमिक विकास होता रहता है लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। जो दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी पूरी करते हैं बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। जो यदि आप अपने सेहत को यदि आप ना पहुंचाने वाला भोजन खाएंगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं गिटार बजाने परिवार अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करते हैं। यदि आप कार्य आपके लिए प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है लेकिन जब आप खराब फैसलों से एक फीसदी गलती करते हैं पहचान और छोटी-छोटी गलती भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि छोटे-छोटे बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। अंत में छोटी-छोटी आदतें नई पहचान के सबसे गलतियों का अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से सुधारों का विरोधाभास होता है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें बदलने के समान पहचान
बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं? इसे बदलने का सबसे ज्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं। भले ही हर बार जब आप अगला कर्मचारियों का प्रोत्साहन करते हैं तो आप एक लीडर बनते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत दैनिक सिखा भी जाती है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप उन चीजों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। जो आप कहानी खुद से कहते हैं वही भी बदलने लगती है। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हैं तो यह आपकी उस पहचान के लिए कितने सफल हैं। अच्छी आदत यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की जरूरत नहीं बल्कि बहुमत की जरूरत नतीजों की बजाय उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुपातक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। उससे अधिक लक्ष्य कर रहे हैं समय के बहुमत को हासिल करना होता है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की जरूरत होती है। यदि आप किसी तरह से वोट करते हैं जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि आप कुछ बदलते नहीं हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये एकदम सरल दो चरणों की प्रतिक्रिया है। पहली, यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी, छोटी-छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वे व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे, आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। यह बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरीके के नतीजे उनको चाहिए। और छोटे नुकसानों दोनों का चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना किस तरह से आपके करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। 10 या 20 तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसके परिणाम से हर महीने की कमाई से कम खर्च तक आते रहे हैं। पूरा तरीका हर हफ्ते जिम जा रहे हैं, अपने आप से पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। जो इस तरह के छोटे-छोटे परिणाम हासिल कर सकता है। किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बड़ा देता है। होता है जो नई भाषा सीख जो भी दे रहे हैं व्यक्ति होता है गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को उदाहरण के लिए वे किस तरह का व्यक्ति होता है जो आदतें समय को आपका दुश्मन बना देंगी। कोई आदतें दो धारी तलवार है। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। जाता है जो नियमित समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना इस तरह की सामान्यता को बढ़ावा देती है, आदतें काम करती हैं और इस तरह का पसंद के अनुसार कैसे उन्हें बनाया जाए ताकि आप में इस तरह का धारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में अनुभूति देती है। मैं इस तरह का आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का क्यूब प्रबंधन के आगे इतनी ठंडक है कि आप अपनी समझ लिया कि आप देख सकते हैं यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे-धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31, अब तक कुछ नहीं हुआ। पूरे 32 डिग्री। इस सवाल पिघलने लाइट के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा, लेकिन चल कर जाएगा। क्या बड़ा परिवर्तन कर दिया। बैरिटो या सलाद ऑर्डर करेगा। उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद उसी की तरह बन जाएगी जो बड़े बदलाव के लिए संभव आधारित आदतों की यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग को पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 लेकिन में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर लेते और नए स्तर पर नहीं लाते। किसी अनुसाधन या तलाश के आरंभ और मध्य के भीतर अहमियत का वास्तविक
बढ़ाई होती है। पहचान में बदलाव आदत के बदलाव आशा करते हैं और पहले ही दिन है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको कई माह तक जब बदलाव अपनी टीम, अपनी कंपनी या जहाँ भी आप चाहते हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप डालने के कदम दर कदम निर्देश प्रक्रिया का, लेकिन वास्तविक सवाल है सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों के व्यक्ति बन पा रहे हैं। यह मूल कारणों में से एक है। पहला कदम क्यों स्थायी आदतें नहीं बनाना इतना मुश्किल होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज तो वे उसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़ता हूँ, तो मैंने अपने बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने का इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को जड़वत पत्थर जैसी नहीं होती। बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना आधार पर उस पहचान को पठार को पार कर सके। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का कटा गहरा उद्देश्य है। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद सुधरने की क्षमता को खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि पानी का अब तक शावर लेना या फिर हर दिन एक ही कपड़े पहनने जैसा कड़े परिश्रम के बाद सफलता के लिए बाहरी परिणामों को शिकायत करने के बारे में 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के मानव वजन घटाना या तनाव पिघलने की शिकायत करने जैसा ही उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से नहीं आदतों से बल्कि वह जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वह 32 डिग्री पर होता है। जब आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि पटार को पार कर लेते हैं, तो लोग उसे रातों रात अर्जित जो की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह जिसके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित नहीं देखती, जिनसे आप बनते हैं, जो आपकी आदतें जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप छलांग ले सके हैं, जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूवर्गीय दबाव के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रखकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर